हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आज हम आपका सीडीपी का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे और एक आपके एग्ज़ाम से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। यहाँ पर देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, डी है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा इसका। देखिए, आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। आपके 40 क्वेश्चन है। 40 में से अगर आपके 35, 38 इस तरीके से नंबर आते हैं तो मतलब आपकी तैयारी बेस्ट है। जिसका 9 तारीख को एग्ज़ाम है वो अपनी तैयारी को इस वीडियो से आंक सकता है कि उनकी कितनी तैयारी है और वो कितना नंबर इस यहाँ से पा सकते हैं। और प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। अगर आपने 30 किए हैं, 40 किए हैं, 40 में 40 किए हैं या 40 में 35 किए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें नीचे कमेंट करिएगा आप सभी। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। आंसर होगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं फटाफट से। समझते हुए भी हम देखते हैं कि देखिए कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए, उसके संवेग के लिए क्या है सबसे अच्छा क्या होगा कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश सबसे अधिक क्या होगा उपयुक्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, बी है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, सी है बच्चों को स्वीकार करना, डी है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं क्या है हमारा आंसर। आंसर है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या पूछा है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना कि बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, जो बच्चा है, बच्चा का जो अधिगम, बच्चा जो सीख रहा है उसको सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छी कक्षाई का परिवेश सृजन करने की क्या है आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों से कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है आपको तो हम यहाँ क्या करेंगे, अध्यापक के अनुसार हम कक्षा को क्या करेंगे, कक्षा का सृजन नहीं करेंगे या अधिगम को हम नहीं करवाएंगे। हम यहाँ बच्चे के अनुसार करवाएंगे। ठीक है, बच्चे के अनुसार करवाएंगे तो यहाँ अध्यापक के अनुसार दिया तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो जो निगेटिव रहेगा वही चीजें हमारी यहाँ पर सही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए है अधिगम में असुविधा के, बी है अधिगम में असतर्कता के, सी है अधिगम में कठिनाई के, डी है अधिगम में समस्या के। तो आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा इसका। देखिए, हम क्वेश्चन को समझाते हुए चल रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कॉपी में लिख रहा है और क्या कर रहा है, विपरीत छवियां दर्पण, मतलब छवि दर्पण जो उसकी वो विपरीत है, इस तरीके की वो गलती कर रहा है। तो इसमें बच्चे में क्या लक्षण है आपको ये बताना है। तो ये देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर होगा अधिगम में असक्तता, बच्चे को सीखने में क्या है प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छी तरीके से दिखे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, बी है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, सी है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, डी है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर भी क्या है, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो इसमें से आंसर क्या हो सकता है बताइएगा आप सभी। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। आंसर होगा विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। देखिए, कहीं भी आपको अगर केवल आ गया तो समझ लीजिए कि वो क्या आपका निगेटिव वर्ड है। ठीक है, वो क्या है आपका निगेटिव वर्ड है और वहाँ पे हमारा क्या होगा कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है,
जहाँ भी केवल आया तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत ही पूछा है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, बी है प्रेरणा का व्यवहारादि उपागम, सी है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, डी है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है कि स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता सीमित सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। इसमें से क्या ऐसा है जो प्रतिबिंबित करता है? आंसर दीजिएगा आप सभी। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि अध्यापक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या समाधान नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। ऑप्शन ए है पार्श्वकरण, बी है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, डी है सहारा देना। आंसर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन समझा देते हैं आपको क्या है। देखिए क्या है कि समस्या का समाधान वो अकेले तो नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पे किसी का अगर मार्गदर्शन किसी साथी का मिल जाए तो वो कर लेती है। तो ये मार्गदर्शन क्या होगा उसके लिए? तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। उनके लिए क्या होगा? सहारा देना होगा। जैसे कि आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई दोस्त है तो आपको सहारा दे रहा है, तो आप उन कार्य को क्या कर रहे हैं? कर ले रहे हैं। तो ये हमारा हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी है जांच परीक्षण के लिए, सी है प्रेरणा के लिए, डी है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। आंसर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और अपने आंसर को लिखते जाइएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो यह देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? कि सी सही होगा, प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन किस किस लिए आवश्यक है? जो अधिगम में आकलन है वो आपके प्रेरणा के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा आप सभी कि कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक विकास से, बी है सामाजिक विकास से, सी है संज्ञानात्मक विकास से, डी है शारीरिक विकास से। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी यहाँ पर। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो आंसर होगा हमारा संवेगात्मक विकास से। किससे संबंधित है ये? हमारा संवेगात्मक विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, नहीं यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, नहीं करेगा। ऑप्शन ए है भाषा, बी है सामाजिक अनुभव, सी है परिपक्वन, डी है क्रियाकलाप। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो पियाजे के सिद्धांत के लिए व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? जो व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास है ये पूछा गया है, सभी आंसर दीजिएगा। आइए आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा। यहाँ पर आंसर होगा सामाजिक अनुभव। जो हमारा समाज का अनुभव है ये हमें क्या करेगा? व्यक्तित्व के विकास के लिए कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। देखिए आपका जो भाषा है वो आपको संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रभावित हो सकता है, परिपक्वन हो सकता है, क्रियाकलाप हो सकता है, लेकिन सामाजिक अनुभव नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है व्यक्ति मतलब केस से अध्ययन, बी है घटनावृत्त अभिलेख। देखिए यहाँ पर जो केस और व्यक्ति दिया है, यहाँ पे आपको केस और व्यक्ति दोनों में से कोई एक दे सकता है। ऑप्शन नंबर 1 का घटनावृत्त अभिलेख, सी है व्यवहार रेटिंग स्केल, डी है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े टफ टाइप के हैं, तो आप इन्हें भी करिएगा। आइए आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा यहाँ पर। संरचित व्यवहार परक अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11
कि अधिगम नियोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। ऑप्शन ए है इस तरह के शिक्षार्थी की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। बी है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। डी है इस तरह के शिक्षार्थी से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा? आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पर होगा विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ लागू किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। वाइगोस्की से पूछा गया है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सी है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। डी है स्वनिर्देशित वाक सहयोग में निम्नतम स्तर है। आंसर दीजिएगा, क्या होगा आप सभी? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आप सभी। वाइगोस्की से पूछा गया है तो वाइगोस्की जी जो है यहाँ पर देखिए समाज इनका जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि जो वाइगोस्की है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आइए आंसर देखते हैं क्या यहाँ आंसर हमारा होगा संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। ऑप्शन ए है पारंपरिक तर्कड़ा, बी है आगमनात्मक तर्कड़ा, सी है निगमनात्मक तर्कड़ा, डी है वैज्ञानिक पद्धति। आंसर दीजिएगा सभी, क्या होगा? आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा वैज्ञानिक पद्धति। जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। व्याख्या अनुमान और क्या है नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य क्या है हमारी वैज्ञानिक पद्धति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप ऑप्शन ए है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, बी है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, सी है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, डी है शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर? तो आइए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे और स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे क्या करे दोबारा करे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सीखने के लिए आकलन ऑप्शन ए है विप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बी है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, सी है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, डी है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर कि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया। ऑप्शन ए है संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, बी है संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, सी है संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, डी है संवेगात्मक प्रक्रिया में शिक्षण के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया शामिल होती है। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखिए संवेग न केवल व्यक्तिक
शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य सबसे कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पे सबसे कम ध्यान दिया गया है। देखिए केवल यहाँ पर आ गया है, तो हम आपको बता दें कि ये निगेटिव वर्ड है, तो कम ध्यान पूछा है तो केवल पे सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है हमारा कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समय को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रेरक, बी है व्यक्तित्व विशेषक, सी है संवेग, डी है प्रत्यक्षण। तो आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर? देखिए ऐसे क्वेश्चन आप करके जाइएगा, ये आपके सेकेंड शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में आपको इसी तरीके से सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर जाइएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा यहाँ पर, प्रेरक होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से हम। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन ए है उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। बी है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, योजना में कमी। सी है आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। डी है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो देखिए अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में कौन सा सही क्रम पूछा है आपको, तो वो आंसर देना है। आंसर दीजिएगा सभी, क्या होगा? आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं हमारा होगा आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा। देखिए पहले में आवश्यकता होती है किसी चीज की, फिर प्रबल प्रेरणा होती है, फिर हमारे अंदर उत्तेजना होती है, फिर उसके बाद लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार आता है, फिर उपलब्धि उत्तेजना में क्या आता है, कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए है स्वचिंतन, बी है प्रतिधारण, सी है पुनरावृत्ति, डी है सार को दोहराना। तो आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर? देखिए बेंडूरा से पूछा गया है ये सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत से। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर। पहले आप सभी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट से, उसके बाद हम बताते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा आंसर हमारा, प्रतिधारण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, प्रतिधारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, मतलब उसके जो विद्यार्थी है वो क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी। ऑप्शन ए है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, बी है इस प्रकार की अधिगम गतिविधि की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, सी है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप में बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, डी है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो आंसर बताइएगा आप सभी, क्या होगा? आइए क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए एक अध्यापिका है, मान लीजिए आप अध्यापिका हैं, आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका जो विद्यार्थी है वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो इस संदर्भ में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय क्या करेंगे आप, व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। मतलब जो आपका अंतिम परिणाम है, मतलब बच्चे का जो रिजल्ट है, समझ लीजिए जो अंतिम परिणाम है उस पर आप ध्यान न देकर व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे, बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया पर, जो बच्चा सीख रहा है उस प्रक्रिया पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को अपनी भाषा कौशल की अभ्यास की आवश्यकता होती है, बी है जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, सी है प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं।
और 6D आइए देख लेते हैं, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं आप सभी ताकि क्वेश्चन और ऑप्शन आपको साथ में दिखे। आंसर दीजिए आप सभी, क्या होगा? आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा प्रश्न और न्यून क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है विकास अधिगम से स्वाधीन है, बी है अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं, सी है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, डी है विकास अधिगम का समानार्थक है। आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो हमारे विकास की प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से, देखिए विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो आराम से चलेगी। अधिगम क्या है, आप अधिगम को कभी ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हैं और बहुत भी ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारा विकास है वो अपने हिसाब से चलेगा, कभी कम तो कभी ज़्यादा, ऐसे होता रहता है। लेकिन अधिगम को हम चाहें तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम से कम भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। ऑप्शन ए है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, बी है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, सी है बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, डी है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। आंसर दीजिए आप सभी, क्या होगा यहाँ पर 23 का। आइए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 23 का। आंसर होगा कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में प्रमुख बिंदु को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ऑप्शन ए है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, बी है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, सी है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, डी है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को क्या कर रही है, रेखांकित कर रही है। जो मेन मतलब जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको क्या कर रही है, रेखांकित कर रही है। जैसे मान लीजिए इसी लाइन में आपका रेखांकित बिंदु हम इसे मेन पॉइंट मानकर रेखांकित कर दिए, इस तरीके से वो क्या कर रही है, रेखांकित कर रही है। उसका यह दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, ठीक है, और उसका दृश्यात्मक क्या करी, प्रस्तुतिकरण बना रही है तथा प्रकरण को समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को क्या करी है, प्रस्तुत कर रही है। अब इससे हमारा क्या प्रश्न उठेगा वो उसे क्या करिए, बाद में उस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा सही होगा कि विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देश करने की क्या करी, यहाँ पर वह कोशिश कर रही है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की क्या करी, वो कोशिश कर रही है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित कथनों में आप किससे सहमत हैं। ठीक है, आपको पूछा गया है कि आप किससे सहमत हैं। ऑप्शन ए है अधिगम पूर्ण रूप से वायु उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, बी है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, सी है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है, डी है अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से किससे सहमत हैं, तो आंसर आप दीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25,
चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आप इसी से सहमत है कि जो हमारा अधिगम है वो समाज में और संस्कृति के परिवेश में क्या होता है? घटित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए है यह केवल करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बी है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। सी है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। डी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। आइए हम क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा, इन चारों में से ऐसा कौन सा तरीका है जो अध्यापिका द्वारा सृजनात्मक बच्चे को पहचान करने के लिए उपयुक्त होगा? मतलब एक बच्चा है वो सृजनशील है, आप एक अध्यापिका हैं, तो इन चारों में से ऐसा क्या होगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आप पहचान सकेंगे कि बच्चा क्या सृजनशील है? आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। आंसर होगा बच्चे के विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं का हल कर रहा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यही तरीका है, यही सर्वाधिक तरीका हमारा क्या है? उपयुक्त है बच्चे के सृजनशील को पहचानने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ऑप्शन ए है विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बी है विद्यार्थी को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वह संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। सी है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं होती है। डी है उपयुक्त सभी। आइए पहले हम क्वेश्चन समझा देते हैं फिर आप आंसर दीजिएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब जो कक्षा 6 से लेके जो आपके 8 तक विद्यालय होते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित के अध्यापिका के रूप में आप क्या विश्वास करेंगी? ठीक है, ये देखिए आपके सेकेंड शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आइए आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा। होगा विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस प्रकार निर्भर करता है। ऑप्शन ए है अध्यापिका की मनोदशा। बी है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। सी है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। डी है बच्चे के निष्पादन का स्तर। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन समझा देते हैं आपको कि बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन, जो बच्चे को आप सहारा दे रहे हैं उनके मात्रा एवं प्रकार में जो परिवर्तन है किस बात पर निर्भर करता है ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या किस बात पर पूछा गया है। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आपको सहमति के लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त औद्योगिक प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। सी है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। एक बच्चे की जो असफलता है व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक, बी है औपचारिक संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है संवेदिक गति। देखिए पियाजे के अनुसार पूछा गया है बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में है, तो किस अवस्था में आएगा बच्चा? आंसर दीजिएगा आप सभी। आइए आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी आपको कंटेंट दूं वो आप तक जरूर पहुंचे। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, बी है अभिसारी चिंतन, सी है सांवेगिक चिंतन, डी है अहनवादी चिंतन। आइए आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही होगा, अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 32। 8 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश की विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए है मूल्यों, बी है अभिक्षमता, सी है अधिगम शैली, डी है परावर्तकता स्तर। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। अधिगम शैली होगा। देखिए सबकी जो अधिगम की शैली होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए सुरेश का जो अधिगम शैली है वो अलग है और जो मदन का है वो अलग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। 33 पूछा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, इसका ध्यान दीजिएगा जरूर। यही बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा आप लोग गलत कर जाते हैं। यही यहाँ पर जो नहीं है आप ध्यान नहीं देते तो यही क्वेश्चन क्या होता है आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन ए है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बी है बच्चे तब सीखते हैं जब ये संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सी है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, डी है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कुछ निगेटिव टैग वर्ड है, आप वहाँ से भी चीज़ें सही कर सकते हैं, मतलब आंसर दे सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। आंसर होगा हमारा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। केवल हमारा देखिए क्या है निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसे मैंने आपको बताया जब नहीं आए तो अगर आपका निगेटिव वर्ड है तो मतलब वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। 34 है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बी है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, सी है बच्चों की उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना, डी है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। आंसर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर होगा आपका कि बच्चों की उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम सहायता करना। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 35। 5 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ऑप्शन ए है इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, बी है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, सी है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, डी है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं क्या है कि बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों? ठीक है, आपसे पूछा गया कि क्यों है, आंसर दीजिएगा क्यों है। आइए आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, इसीलिए हमारा क्या होता है कि जो समूह कार्य देना है ये एक प्रभावी तरीके से शिक्षण की रणनीति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसे सीखने का वक्र ऑप्शन ए स्थिर रहता है, बी है अवनत रहता है, सी है समान रहता है, डी है बेहतर रहता है। एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको हम पहले। देखिए शिक्षार्थी है उन्हें समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का आप उन्हें अवसर दिए हैं, तब उनके सीखने का जो वक्र है वो कैसा रहेगा, मतलब ऐसे स्थिर रहेगा या फिर ऐसे बढ़ता घटता रहेगा या समान रहेगा या बेहतर तरीके का रहेगा, क्या होगा आप आंसर दीजिएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। तो बेहतर होता है, आंसर हमारा क्या होगा बेहतर होगा, क्योंकि आप उन्हें अवसर दे रहे हैं समस्या पर चर्चा करने के लिए,
तो अगर आपको समस्या पर चर्चा करने के लिए दिया जाए तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। आइए देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, सी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, डी है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आंसर बताइएगा क्या होगा। 3 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं सिर्फ, फटाफट से आंसर बताइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कितना आंसर सही किया है, मतलब सॉरी कितना क्वेश्चन सही किया आपने। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। आंसर होगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में क्या करेंगे आप प्रश्न पूछेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सीखना। ऑप्शन ए है संवेगों से छिड़ संबंध रखता है, बी है सीखने वाले के संवेग में स्वतंत्र है, सी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। आंसर दीजिएगा क्या होगा। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होगा। जो हमारा सीखना होता है वो सीखने के संवेग से क्या होता है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। एक क्वेश्चन आपके और बचा हुआ है। 39 में पूछा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ऑप्शन ए है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, बी है व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, सी है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए, डी है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो आंसर दीजिएगा क्या होगा। आइए क्वेश्चन पहले समझा देते हैं फिर आप आंसर दीजिएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु। देखिएगा आप सभी यहाँ पर क्या है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, अब इसमें से क्या सही आपको ये देना चाहिए किस तरीके से प्रोत्साहित करना है कि व्याख्या देना है कि स्पष्ट करना है कि पुरस्कार देना है। आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए देखते हैं हमारा होगा स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर शिक्षार्थी के साथ इस व्याख्या का क्या करना चाहिए, जो व्याख्या है आपका व्याख्या को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 40। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बी है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, सी है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, डी है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। देखिएगा अगर आप सेकेंड शिफ्ट में पेपर देंगे तो आपको वहाँ 6 से लेके 8 तक के विद्यार्थी का जो पेडागोजी रहेगा वो आपको ध्यान में देना है। जब आप फर्स्ट शिफ्ट में देंगे तो जो पेडागोजी होता है वो आपका 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए होता है। तो इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय पूछ दिया है तो आप प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए आप बताएंगे। अगर यहाँ पर उच्च प्राथमिक पूछता तो आप 6 से लेके 8 तक के बच्चों के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पर थोड़ा माइन्यूट चीज़ें हैं उन्हें ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा हमारा कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे। और चैनल को लाइक कर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको जो भी हम पढ़ाएं वो आपको नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आप सभी को थैंक यू।